आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इससे पहले कि हम आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में जानें, हम थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आर्थिक क्रियाएं कहते किसे हैं। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव द्वारा किए जाने वाले वे सभी क्रियाकलाप जिनसे जीवन यापन के लिए आय प्राप्त होती है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। वो काम कृषि हो सकता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करना हो सकता है, या कोई भी और एक इंस्टीट्यूशन हो सकती है जिसमें वो कोई नौकरी कर रहा हो। तो उन सब से उसको क्या प्राप्त हो रहा है? उसको एक आय प्राप्त हो रही है जिससे कि वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। तो इसमें वो सभी प्रकार की क्रियाएं शामिल की जाएंगी जिनसे उसको कोई आर्थिक लाभ या जिससे उनको कोई आय प्राप्त होती है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण में भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ये हम सभी जानते हैं कि पूरी जो हमारी पृथ्वी है उस पर एक समान जो है स्थितियां वो नहीं पाई जाती। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर समुद्र हैं, कहीं पर रेगिस्तान है। तो उन सब अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए, अलग अलग प्रकार के भौतिक वातावरण को देखते हुए जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी हर स्थान पर अलग अलग होती हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो मछली पकड़ने में ज़्यादा निपुण पाए जाते हैं, या वो उनका एक मुख्य आर्थिक क्रिया हो सकती है। तो उसकी वजह है कि उनका समुद्र के पास होना या महासागर के पास होना उसकी एक मुख्य वजह मानी जाती है। इसी प्रकार से अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो हम पाएंगे कि जो मैदानी इलाके होते हैं उनके अंदर अधिकतर लोग जो हैं कृषि करते हैं, क्योंकि मैदानी इलाके जो हैं वो कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। इसके भौतिक पर्यावरण के अलावा जो सामाजिक पर्यावरण है उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। हम पाते हैं कि एशिया के लोग हैं वो यूरोप के लोगों से भिन्न हैं, इसी प्रकार से अमेरिका के लोग जो हैं वो अन्य देशों से भिन्न हैं। तो सभी प्रकार की जो भिन्नताएं हैं वो सामाजिक स्तर पर भी पाई जाती हैं। वो फिर उसका असर जो है वो हमारे दैनिक क्रियाकलापों पर या आर्थिक क्रियाओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब है कि आर्थिक क्रियाएँ जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार की हो सकती हैं। जो पुराने हमारे भूगोलवेता हैं वो पूरी आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटने का काम करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है चूँकि हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा अब स्पेशलाइजेशन आ गया है, इसलिए अब हम उसके 3 की बजाय 5 वर्ग बनाते हैं, और वो 5 वर्ग एक एक करके अब यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे जो पहली प्रकार की क्रिया है उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया या प्राइमरी एक्टिविटी। ये वे क्रियाएँ होती हैं जिसमें मानव प्रकृति से सीधे संपर्क करके अपनी आय प्राप्त करता है, जैसे कि कृषि करना, इसके अलावा है खनन करना, मछली पकड़ना। ये सभी प्रकार की प्राथमिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के सीधा संपर्क करके हम उससे कोई चीज़ ऐसी प्राप्त कर रहे हैं जो हमें आय प्रदान करती है। दूसरे प्रकार की जो सेवाएँ हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक या क्रियाएँ भी कह सकते हैं। द्वितीयक क्रियाएँ, इसमें क्या होता है कि जो हमें प्राथमिक उत्पाद मिलते हैं उनके हम रूप और गुण उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। उस रूप और गुण को परिवर्तन करने से क्या होता है कि उसका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है, या उस चीज़ का जो लाइफ है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, या उसकी उपयोगिता अन्य तरीके से थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसका मूल्य भी अधिक हो जाता है। तो जब उसे हम अधिक उपयोगी बना देते हैं, अधिक मूल्यवान बना देते हैं, तो उस पूरी क्रिया को जो प्राथमिक क्रियाओं से हम द्वितीयक उत्पादन प्राप्त करते हैं उन क्रियाओं को कहा जाता है द्वितीयक या सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसके बाद है तृतीयक या टर्शरी। ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के उत्पादों को उत्पादित करने में आपको मदद करती हैं। इसके बिना आपके जो प्राथमिक और द्वितीयक उत्पाद हैं वो सही तरीके से उत्पादित नहीं किए जा सकेंगे। जैसे कि यातायात की व्यवस्था। अब जैसे अगर आपके पास यातायात के साधन नहीं हैं तो आप किसी उद्योग के लिए ना तो कच्चा माल मंगवा पाएंगे और ना ही आप तैयार माल कहीं पर भेज पाएंगे। ऐसे ही संचार है, व्यापार है, ये सभी तृतीयक सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर चाहे कुछ भी उत्पादन ना करें, लेकिन आपकी जो प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं हैं उनको दोनों को जो है वो सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। इसके बाद है चतुर्थक या क्वाटरनरी सर्विसेज। इनमें क्या होता है कि है तो ये भी एक प्रकार की सर्विसेज ही जैसे कि टर्शरी के अंदर थी, लेकिन इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनका बौद्धिक स्तर वो थोड़ा सा उच्च होता है।
यानी कि उनके पास कुछ एक ऐसी स्पेशलाइजेशन होती है जो सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होती, जिसकी वजह से कि वो उत्पादन में जो रोल निभाते हैं वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं निभा सकता। तो ये चतुर्थक सेवाओं के अंदर हम इसको शामिल करते हैं। इसके बाद है अंतिम, वो है पंचम या क्वीनरी। इसमें हम सर्विसेज के ही उच्चतम स्तर के अधिकारियों को शामिल करते हैं। यहाँ पर हमने उच्च स्तर के किए थे जो चतुर्थक थे, इसमें पंचम में हम क्या करते हैं, उच्चतम यानी कि सबसे जो अच्छे हैं। तो ये भी एक प्रकार की सर्विसेज हैं, लेकिन ये सर्विसेज के अंदर जो आपका बौद्धिक स्तर है वो बहुत ही उच्च स्तर का होना चाहिए, यानी कि आपकी जो नॉलेज है उसका प्रयोग समाज के सुधार के लिए या एक नया दिशा देने के लिए किया जाता है। तो उस प्रकार की सर्विसेज को हम लोग कहते हैं पंचम। जैसे कि कोई निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्चर्स हैं, तो वो समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्विनरी एक्टिविटीज़। इनको अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों जैसे कि पानी, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, इनका सीधा प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे खेती करना। खेती करने में आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं और आप उसमें पानी का प्रयोग कर रहे हैं। जो तापमान है वो भी एक मुख्य भूमिका उसके अंदर निभाता है। तो मिट्टी है, पानी है, या आपका जो तापमान है सूर्य से जो प्राप्त होता है, वो तीनों ही एक प्रकार से क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसका हम सीधा प्रयोग करते हैं और अपनी खेती की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए, आपको चाहे गेहूँ बोनी हो, चाहे आपको चावल उगाना हो, कुछ भी उगाना हो, तो इन तीनों चीज़ों से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा है शिकार करना जंगलों में। तो जंगलों में प्राकृतिक तौर पर वनस्पति उगी हुई होती है, वो घने जंगल होते हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जब आप उनका शिकार करते हैं तो वो भी एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया कहलाती है। ऐसे ही मछली पकड़ना है, कि समुद्र के अंदर जो मछलियाँ हैं वो प्राकृतिक तौर पर पैदा होती हैं, और जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो वो हमारे लिए भोजन का काम भी करती हैं और आय का काम भी करती हैं, तो वो भी एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया कहलाती है। इसके अलावा है पशुचारण और पशुपालन, यानी कि ये भी एक पुराना व्यवसाय रहा है मनुष्य का, जिसमें कि वो अपने साथ कुछ जानवरों को पाल के रखता है और उन जानवरों से उसको दूध है, मांस है, या ऐसी कुछ अन्य ज़रूरत की चीज़ें और आय दोनों प्राप्त होती हैं। तो इन्हें भी हम प्राथमिक क्रिया में शामिल करते हैं। इसके अलावा है वनों से लकड़ी या अन्य सामग्री प्राप्त करना। तो वन जो है चूँकि एक प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक संसाधन है, उसमें हम प्रत्यक्ष तौर पर पेड़ों से कोई फल तोड़ लेते हैं या उसकी हम लकड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, एक प्रकार की प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें मुख्य चीज़ क्या थी कि प्राकृतिक के संसाधनों से सीधे तौर पर कोई भी चीज़ जब हम प्राप्त करते हैं तो वह कहलाती है प्राथमिक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक क्रियाएं काफ़ी कुछ प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं, क्योंकि हम इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग करते हैं। तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं या वातावरण पाया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ कौन सी प्राथमिक क्रियाएं की जा रही हैं। जैसे तटीय क्षेत्र के रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में आपको मछली पकड़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मछली बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध होती है। तो इसलिए वो एक प्राकृतिक वातावरण के अनुसार वहाँ पर मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो एक मुख्य प्राथमिक क्रिया बन जाती है। इसी प्रकार से वनों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो लकड़ी और एकत्रीकरण के व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, यानी कि वनों में गए, वहाँ पर लकड़ी प्राप्त की, उसके अलावा फल, कंदमूल, गोंद, लाख, ऐसी कई चीज़ें हैं जो वनों से प्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त उनको होती है। तो वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास बड़ी मात्रा में वन उपलब्ध हैं और उनसे ये चीज़ें उनको मिल जाती हैं और उनसे उनको आय प्राप्त होती है। तो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यही एक प्राथमिक क्रिया बन जाती है। इसी प्रकार से अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाके चूँकि समतल होते हैं, उनमें नदियाँ बह रही होती हैं, वहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर जो खेती करने का व्यवसाय है वो अधिक जो है अनुकूल होता है। तो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार वहाँ मैदानी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्राथमिक क्रिया के तौर पर क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। अल्प विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि विकसित देशों में सबसे कम लोग जो हैं इस क्रिया से जुड़े होते हैं। अभी आपने जैसे खेती करना पढ़ा, आखेट है, मछली पकड़ना, पशुचारण, ये सब क्या हैं, पुराने व्यवसाय हैं, यानी कि जब आदि मानव था तो उस समय के शुरू हुए व्यवसाय हैं और वो अभी तक हालांकि चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि कुछ और नए व्यवसाय भी आ गए हैं, जैसे उद्योग लगाना, सर्विसेज देना। तो क्या हुआ
कि प्राथमिक क्रियाएं जो हैं उनका महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन जो अभी पिछड़े हुए देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनमें चूंकि अभी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ का उतना ज़्यादा जो है प्रचलन नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि इन देशों में, जैसे अफ्रीका के ज़्यादातर देश हैं, उनमें अभी भी प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? अमेरिका के देशों की तुलना में या यूरोप के देशों की तुलना में। जो अफ्रीका के देश हैं उनमें ये कार्य ज़्यादा बड़ी मात्रा में किया जाता होगा या किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी और वहाँ की जो आर्थिक दशाएं हैं या वहाँ पर जो उनका तकनीकी स्तर है, उसके अनुसार वहाँ के लोगों को ये ज़्यादा अभी भी ठीक लगता है कि वो प्राथमिक क्रिया से अपनी रोज़गार को प्राप्त करें। जबकि विकसित देशों में क्या है कि वहाँ टेक्नोलॉजी का लेवल बड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा आबादी जो है वो या तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगी हुई है या वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में लगी हुई होती है। तो उन देशों के अंदर जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम पाई जाती है। ये देखिए, जैसे कृषि का व्यवसाय है, ये बड़ी मात्रा में एशिया के देशों में किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूरोप और अमेरिका में कृषि नहीं की जाती, लेकिन वहाँ पर जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। जबकि एशिया और अफ्रीका में जो देश हैं उनमें जो लोगों की संख्या है जो इस कृषि के व्यवसाय में है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे ही मछली पकड़ने का जैसे व्यवसाय है, ये तटीय क्षेत्रों के अंदर किया जाएगा। इसके बाद है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या द्वितीयक आर्थिक क्रियाएँ। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जैसे हमने बात की थी कि जब हम किसी प्राथमिक उत्पाद को कुछ सीधा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, मशीनों का प्रयोग करके हम उन्हें बेहतर बना देते हैं या उनका रूप और उनके गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो कहलाती है क्रिया द्वितीयक आर्थिक क्रिया। इसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग ना करके जब मनुष्य उन्हें तकनीक व मशीनों का प्रयोग करके उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके अधिक उपयोगी बनाने संबंधी जो क्रिया करता है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए इसमें कि इसमें आपका मुख्य चीज़ें जो आएंगी कि कपास से कपड़ा बनाना। अब कपास जो है वो एक प्राथमिक उत्पाद है जो कि कृषि से प्राप्त होता है। हम कपास का भी सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम कपास का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा उपयोग करने की वो बहुत ही सीमित होती है। बहुत थोड़े से कामों के लिए हम कपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब उसी कपास को आप किसी मशीन की मदद से कपड़े में बदल देते हैं या धागे में बदल देते हैं, तो हम पाते हैं कि जो कपड़ा हमें प्राप्त हुआ है या जो धागा हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम कपास की तुलना में ज़्यादा जगह पे और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, उसका गुण भी बदल गए, उसके रूप भी बदल गया। यह क्या हुआ कि आप कपास से सीधा कपड़ा नहीं बना सकते, लेकिन जब कपड़ा बन गया तो उससे आप शर्ट बनाएं, पैंट बनाएं, चद्दर बनाएं या कुछ भी चीज़ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको लाना ले जाना भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उससे परिवर्तित रूप करने से क्या हुआ कि उसकी उपयोगिता बढ़ गई और उसके साथ साथ जो एक अन्य चीज़ है वो है उसका मूल्य बढ़ गया। कपास को आप बेचने जाएंगे तो उसके कम दाम मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप उसका प्रोसेसिंग कर देते हैं मशीन के थ्रू और उसको आप कपड़े या धागे में बदल देते हैं, तब आप पाएंगे कि उसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उपयोगिता भी बढ़ गई और मूल्य भी बढ़ गया। तो इस क्रिया ने क्या किया, द्वितीयक क्रिया ने ऐसे उत्पादों को जो हमें प्राथमिक तौर पर प्राप्त हुए थे, उन सबके मूल्य को और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने की काम किया है, जिससे कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं वही पदार्थ। जैसे अभी हमने कपास की बात की, इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं कि गन्ना भी कृषि आधारित एक पदार्थ है। उस गन्ने को आप चूसने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रस निकाल करके आप एक जूस की तरह उसको पी सकते हैं, लेकिन वो दोनों ही प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में होंगे। लेकिन जब आप उसी गन्ने से चीनी, गुड़ या शक्कर ऐसी चीज़ें बना देते हैं, तो हम पाएंगे कि जो चीनी है वो गन्ने की तुलना में काफ़ी लंबे समय तक आप उसको संभाल करके रख सकते हैं। गन्ना तो क्या होगा कि थोड़े दिन अगर पड़ा रह गया, 1 महीना, तो वो सूख जाएगा, उसका रस उड़ जाएगा। तो क्या होगा कि आप उसको किसी भी प्रयोग में फिर नहीं ला सकते, तो बेकार हो जाएगा वो। लेकिन आपने उसमें से एक बार रस निकालने के बाद उसको चीनी के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी कि एक द्वितीयक क्रिया उसमें पूरी कर दी, तो क्या हुआ कि उस चीनी को ना केवल आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उसको अनेक प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गन्ने का है, अब गन्ने के रस को आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल या मिठाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप चीनी को जो है मिठाई और चाय दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी उपयोगिता भी क्या हुई, बढ़ गई। इसके अलावा गन्ने का परिवहन करना जो है एक मुश्किल और महंगा साधन है, जबकि चीनी का जो यातायात करना या उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना सस्ता भी है और आसान भी होता है। तो इस प्रक्रिया ने जो कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया थी या गन्ने से चीनी बनाने की जो प्रक्रिया थी वो द्वितीयक क्रिया थी। इसने क्या किया, उनकी उपयोगिता को बढ़ा दिया, उसकी लाइफ को बढ़ा दिया और उसके मूल्य को भी बढ़ा दिया।
इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? इसके अंदर हमारा बेस होता है उत्पादन की तकनीक, यानी कि जिस देश के पास जितनी बेहतर तकनीक होगी उसके पास उतनी ही अच्छी टाइप की मशीनरी होगी, उतनी ही अच्छे टाइप के वो उत्पादन तैयार कर पाएंगे। इसके अंदर जो है कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण है, ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है हमारी ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़? तो वैसे जनरल तो बात हमने कर ही ली कि इससे क्या हो रहा है कि आपका उपयोग बढ़ रहा है, उसका वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो रहा है। तो ये एक एक करके हम थोड़ा सा इनको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। जैसे क्या है, प्राथमिक उत्पादों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उनके रूप में परिवर्तित करना। तो रूप बदलने से क्या होता है कि उसका जो उपयोग करने का ढंग है वो बिल्कुल बदल जाता है, उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी हमने बात की कपास की तुलना में कपड़ा, तो कपड़ा जो है वो क्या हो गया? रूप में परिवर्तन हो गया, और रूप में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ कि उसकी उपयोगिता बढ़ गई, उसका मूल्य बढ़ गया। इस क्रिया से संसाधन के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। मूल्य में बढ़ोतरी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कपास अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको कम दाम मिलेंगे उसके, लेकिन आप कपड़ा बेचेंगे तो आपको ज़्यादा मूल्य मिलेगा। इसी प्रकार से आप गन्ना बेचने जाएंगे तो आपको कम कीमत प्राप्त होगी, लेकिन जब आप चीनी बेचेंगे तो उस पर आपका लाभ बढ़ जाएगा या उसका मूल्य बढ़ जाएगा। गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से स्टील तैयार करना, ये कुछ उदाहरण हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के हैं, जिनमें आपने रूप बदल करके और उसकी उपयोगिता को और मूल्य को बढ़ा दिया। जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता जाता है, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इन देशों में द्वितीयक सेवाओं की हिस्सेदारी प्राथमिक क्रियाओं की तुलना में बढ़ जाती है। ये बात हमने प्राथमिक क्रिया के टाइम पे भी पढ़ी थी कि प्राथमिक क्रियाएं जो हैं वो ज़्यादातर अभी अल्प विकसित देशों में की जाती है। ये पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि विकसित देश बिल्कुल आर्थिक क्रियाएं, जो प्राथमिक क्रियाएं वो नहीं कर रहे, वो भी प्राथमिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो लोगों की हिस्सेदारी है वो लगातार कम होती चली जाती है। जैसे जैसे कोई देश विकास करता जाएगा तो उनमें किस चीज़ की हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी? उसमें द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं की हिस्सेदारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो तकनीक चाहिए होती है वो आमतौर पर विकसित देशों के पास ही पाई जाती है। तो जैसे जैसे कोई देश विकसित होता जाएगा उसके पास अच्छी तकनीक, अच्छी मशीनें आती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसकी जो हिस्सेदारी है वो प्राथमिक क्रियाओं से बदल करके किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? द्वितीयक क्रियाओं की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये देखिए, आप बिस्कुट बनाना है आटे से, ये क्रिया है इसके अंतर्गत। ये मशीन लगी हुई है जिसके अंदर धागा जो है बुना जा रहा है, तो ये क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं में हम क्या करें? रूप और गुण दोनों को बदलने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। वजह क्या है कि यह क्रिया प्रत्यक्ष तौर पर कोई उत्पादन नहीं करती, यानी डायरेक्टली कुछ भी प्रोडक्शन करने में आपका कोई रोल नहीं होता इसका, लेकिन यह प्राथमिक और द्वितीयक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी होती है। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए। वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य और व्यापार में आप क्या कर रहे हैं? एक वस्तु को एक स्थान से खरीदते हैं और दूसरे स्थान पर उसको ले जा करके बेच देते हैं। तो जब आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उत्पादन तो तब भी नहीं कर रहे, जब आप उस वस्तु को बेच रहे हैं तब भी आप उत्पादन नहीं कर रहे। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, क्योंकि किसान ने कोई फसल बोई और उसने उसको बाज़ार में ले जा करके बेच दिया, तो जो खरीदने वाला था उसने एक व्यापारी के तौर पर आपसे फसल को खरीद लिया। उत्पादन तो किसने किया था? किसान ने किया था, वो प्राथमिक क्रिया थी। लेकिन जब आपने उससे गेहूँ खरीद ली और ख़रीद करके आपने मान लिया हरियाणा और पंजाब से खरीदी और उसे पश्चिमी बंगाल में जा करके बेच दिया, तो वो एक प्रकार का व्यापार की क्रिया है, जिसमें उत्पादन डायरेक्टली कुछ नहीं किया उस व्यापारी ने, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? अगर वो उत्पादन वहाँ से नहीं खरीदता तो किसान को उसकी फसल के दाम नहीं मिल पाते अच्छे, और अगर वो जहाँ ज़रूरत थी गेहूं की वहाँ नहीं बेचता तो वहाँ के लोगों को गेहूं प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो ये जो एक प्रकार की सर्विस है, कौन सी? वाणिज्य और व्यापार की, ये प्राथमिक उत्पादों को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है, जिससे बेचने वाले को भी फ़ायदा है और ख़रीदने वाले को भी फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है यातायात। अब किसी वस्तु का जब आपने उत्पादन कर दिया तो आप उस उत्पादन को सारे को घर पर तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, आप जाहिर सी बात है कि उसको बाज़ार में बेचने के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो क्या होगा कि आपको उसके लिए बाज़ार तक पहुंचाने के लिए उस उत्पादन को, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो या कोई भी और फसल हो सकती है, उन सबको आपको मार्केट तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो एक द्वितीयक प्रकार की क्रिया है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है कि आपको कच्चा माल यानी कि कच्चा लोहा वो फैक्ट्री तक पहुंचाना है तो भी यातायात के साधन चाहिए। आपने जो तैयार स्टील किया फैक्ट्री में द्वितीयक क्रिया के तहत, उसको भी बाजार तक भेजने के लिए आपको क्या चाहिए? यातायात के साधन की आवश्यकता
पड़ेगी। तो अब यातायात अपने आप तो कोई उत्पादन नहीं कर रहा, लेकिन वो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में आपकी मदद कर रहा है। इसी प्रकार से संचार है कि जब आप किसी को इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजते हैं या कोई जानकारी देते हैं या आप कोई भी टेलीफोन के थ्रू किसी से बात करते हैं, तो वो कुछ भी उत्पादन नहीं कर रही, लेकिन आप उससे क्या पता कर रहे हैं, किसी जगह का भाव पता कर रहे हैं, किसी जगह की मांग कितनी है, किसी जगह पे किसी चीज़ की वो पता कर रहे हैं। तो वो किसके माध्यम से पता कर रहे हैं आप? संचार के माध्यम से आप उसको पता कर रहे हैं। बीमा है, बैंकिंग है। जब जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग के अंदर क्या है कि व्यापारी लोग हैं जो डायरेक्ट उत्पादन नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जिससे फसल खरीदी है उसको पैसा देना है और जहां आपको बेचनी है वहां से पैसा प्राप्त करना है। तो दोनों में आपको बैंक जो है वो हेल्प करता है कि आपको कैश ना ले जाना पड़े, आप उसको बैंक के माध्यम से एक राशि को एक जगह से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी जगह उसको देने का काम कर सकते हैं। दूरसंचार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, तो ऐसी अनेक सेवाएं हैं जिन्हें हम तृतीयक क्रियाएं कहते हैं। ये प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन नहीं करती, लेकिन इनका प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकसित देशों में इन क्रियाओं की भागीदारी ज़्यादा और अल्प विकसित देशों में इस क्रिया के लोगों का योगदान कम होता है। ये बात हमने पहले भी की थी कि विकसित देश जो होते हैं उनमें लगातार जो है वो अपना क्रियाओं का रूप बदलता जाता है। अल्प विकसित देश थे, उनमें प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा थी। जो देश थोड़े से और विकसित हो गए उनमें द्वितीयक क्रियाएं ज़्यादा होने लगी, और जो देश और ज़्यादा विकसित हो गए उनमें जो है वो तृतीयक प्रकार की यानी कि टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर आ गई। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे किसी देश में कौन सी क्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है, किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है, वो उस देश के विकास का एक सूचक है। तो जो देश जितना विकसित होगा उसमें उतनी ही तृतीयक सेवाओं की भागीदारी ज़्यादा होती जाएगी, और जो देश जितने कम विकसित होंगे उनमें उतनी ही प्राथमिक क्रियाओं की भागीदारी या द्वितीयक क्रियाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में? तृतीयक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तुलना में। अगली हमारी आर्थिक क्रिया है क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी या चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। ये तृतीयक जो हमने सेवाएं अभी पढ़ी थी उसी का अगला रूप है, यानी कि इसमें हम थोड़ी सी जो विशेषता वाले लोग होते हैं जिनके पास कुछ विशेष बौद्धिक स्तर होता है एक, उन्हें शामिल करते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों से निकला एक ऐसा वर्ग जो उच्च स्तर के बौद्धिक क्रियाकलापों से संबंधित है। यानी कि तृतीयक सेवाओं के अंदर भी लोग जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, और यहाँ पर भी लोग अपनी सेवाएं ही देंगे, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार की सेवा देने से पहले उनका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए या उच्च स्तर का होना चाहिए, और उस बौद्धिक स्तर को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ बेसिक जो है एजुकेशन पहले प्राप्त करनी पड़ती है। अगर वो बेसिक एजुकेशन उनके पास नहीं होगी तो वो इस प्रकार की क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है कि स्कूल में कोई मास्टर है जो बच्चों को पढ़ाता है, या महाविद्यालय में कोई प्राध्यापक है जो बच्चों को पढ़ाता है, तो उन दोनों को बच्चों को शिक्षा देने से पहले स्वयं को जो है वो एक शिक्षा के स्तर पर ले जाना पड़ेगा, यानी कि उसकी शिक्षा का खुद का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। जैसे महाविद्यालय में अगर आप प्राध्यापक लगना चाहते हैं तो आपकी जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो MA, MCom या MSc होती है। तो उसका वजह क्या होती है? वो ये होती है कि ताकि आप एक विषय में पूरी दक्षता हासिल कर लें और तब जा कर के आप बच्चों को उसके विषय के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। इसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कंप्यूटर में बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमें देखने में तो बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन उनको तैयार करने में बहुत सारे दिन भी लगते हैं और कई बार तो कई महीने लग जाते हैं उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तकनीकी क्षमता का होना ज़रूरी है। वो तकनीकी क्षमता उनके पास कहाँ से आएगी? वो तकनीकी क्षमता आएगी जो उन्होंने किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन से जो उन्होंने बेसिक जानकारी उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्राप्त की है, तब कहीं जा कर के वो सॉफ्टवेयर को बना पाते हैं। तो ये एक सामान्य जो काम करने वाला व्यक्ति है और जो एक विशेषज्ञता है, उनमें दोनों में एक अंतर को स्पष्ट करता है यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर हम मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो मेडिकल सेवाएं भी क्या है? जैसे आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि वो आपको बुखार है तो अलग प्रकार की दवाई देते हैं, या कोई अन्य प्रकार की दिक्कत है तो एक अलग प्रकार की दवाई देंगे। लेकिन कौन सी दवाई किस बीमारी में देनी है, आपको किस प्रकार की दिक्कत है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए क्या है? आपको मेडिकल की पढ़ाई की जानी आपके द्वारा ज़रूरी है। अगर आपने वो पढ़ाई नहीं की है तो आप सामान्य तौर पर जो है बुखार का इलाज या वो दूसरा इलाज जो भी किसी अन्य बीमारी का है वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि मेडिकल सर्विसेज भी आप तभी दे पाएंगे जब आपने MBBS या MD या BAMS या जो भी एक एजुकेशन ज़रूरी होती है मेडिकल सर्विसेज के लिए, जब आपने वो प्राप्त कर ली है तभी आप इस प्रकार की सेवाओं को दे सकते हैं।
इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं? इसमें शामिल हैं सभी प्रकार के टीचर्स, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स, किसी भी फर्म में काम करने वाले मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इन व्यक्तियों को हम शामिल करते हैं किसमें? चतुर्थक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। इन्हें वाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है। ये जैसे देखिए आप यहाँ पर क्या अध्यापन कर रहा है जो व्यक्ति, ये अध्यापन करते हुए जो बच्चों को ज्ञान दे रहा है या जानकारी दे रहा है, वो तभी दे पा रहा है जब उसने कुछ पहले उस चीज़ों के विषय में अपनी खुद की जानकारी को किसी महाविद्यालय या इंस्टीट्यूशन से प्राप्त किया है। इसी प्रकार से ये चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, ये इन सब ने भी चिकित्सा के क्षेत्र में तब कदम रखा या सेवाएं देनी तब शुरू की जब इन्होंने कम से कम एक बेसिक क्वालिफिकेशन मेडिकल की पूरी कर ली थी। इसी प्रकार से इंजीनियर जो सर्विस अपनी देते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग का जो कार्य कर रहा है, वो तभी उन इंजीनियरिंग के सर्विसेज के बारे में बता पाएगा या सर्विसेज दे पाएगा जब उसने उसके बारे में बेसिक पढ़ाई पूरी कर ली होगी। यानी कि उनका एक बौद्धिक स्तर जो है वो एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अलग या ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके बाद आती हैं अंतिम, वो है क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या पंचम आर्थिक क्रियाएँ। पंचम आर्थिक क्रियाओं में विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि किसी विषय के बहुत गूढ़ जानकार, बहुत ज़्यादा जिनके पास जानकारी होती है, परामर्शदाता, सलाहकार, सलाह देने वाले लोग, अनुसंधान करने वाले लोग यानी कि जो रिसर्च करते हैं वो लोग, निर्णयकर्ता यानी कि डिसीजन मेकर्स, और नीति निर्माण में करने वाले लोगों की सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक का क्या काम है कि वैसे तो साइंस बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे वैज्ञानिक तो नहीं होते। कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत अच्छी रिसर्च का काम कर रहे हैं, लेकिन उन वैज्ञानिकों के अंदर भी कुछ उच्चतम स्तर के वैज्ञानिक होते हैं। जैसे जो रॉकेट का जिन्होंने आविष्कार किया, तो वो उच्चतम स्तर के वैज्ञानिक थे जो एक सामान्य वैज्ञानिक से भी ऊपर के थे। इसलिए हमने उन्हें शामिल कहाँ किया? क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत शामिल किया। इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार से अनुसंधान करता है यानी कि रिसर्चर्स हैं जो समाज की समस्याओं को पहले समझते हैं, फिर उसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं सर्वे के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद वो किसी निर्णय पर पहुंचते हैं ताकि आम लोगों को उस अनुसंधान का जो है वो फ़ायदा मिल सके। इसी प्रकार से विश्लेषण करता है, जिनके पास अलग अलग प्रकार का डाटा पड़ा होता है, उस डाटा के बेसिस के ऊपर जो है वो एनालाइज करने का काम करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो समाज के लिए बेहतर होगी, या नीति निर्माण कुछ करना है तो उसमें उस डाटा का क्या महत्व होगा। जैसे जनसंख्या के बारे में है कि अगर आपको जनसंख्या के आंकड़े पुराने समय से लेकर आज तक के आपके पास उपलब्ध हैं और आप भविष्य के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं कि कोई स्कूल कहाँ पर खोला जाना चाहिए, या कोई महाविद्यालय कहाँ पर खोला जाना चाहिए, या कोई नया सड़क मार्ग कहाँ से निकाला जाना चाहिए, तब हम जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उन निर्णयों को ले सकते हैं। तो ऐसे लोग जो इन कामों में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम शामिल करते हैं क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर। इन्हें गोल्डन कॉलर जॉब भी कहते हैं। गोल्डन कॉलर जॉब हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सीमित लोगों के द्वारा की जाती है, और उन्हें जो है चाहे सरकार हो या कोई इंस्टीट्यूशंस हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी पेमेंट देने का काम करती है, क्योंकि वैसे लोगों का ज्ञान बहुत सीमित लोगों के पास पाया जाता है। इनकी संख्या अधिक नहीं होती, यानी कि ज़्यादा नहीं होते मात्रा में, लेकिन इनकी सेवाओं का महत्व इन सब सेवाओं में से सबसे अधिक होता है। अभी तक हमने जो 4 और क्रियाएं भी पढ़ी थी, उनमें जो पंचम वाली क्रिया में लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी सेवाओं का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग जो है दिशा निर्देश देने का काम करता है या नीति निर्माण में सहायता करने का काम करते हैं। जैसे ये रिसर्चर्स हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने का या उनको लिखने का कार्य करते हैं। और वो लिखने का कार्य या दूसरे जो कार्य रिसर्च का कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों से और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, और समस्या को समझने के बाद और उस समस्या का क्या निदान हो सकता है उसके बारे में को अपनी राय रखते हैं। तो ये रिसर्चर्स हैं, इनको हम पंचम में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, बहुत सारी हमारे पास बीमारियां हैं जो नई नई आती रहती हैं, और उनका अगर समय पे इलाज ना ढूंढा जाए तो वो बहुत महामारी का रूप धारण कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो लगातार अनुसंधान करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, वैक्सीन बनाते रहते हैं, ताकि उन लोगों जो बीमार लोग हैं उनका समय पर इलाज किया जा सके और उस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। अब जो हमने अभी तक जितनी भी स्लाइड्स देखी हैं उसके बेसिस पे हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं।
जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप्स के हैं, यानी कि जिनका उत्तर आपको मात्र 3 से 4 लाइनों में देना है। और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना होता है, जिसमें थोड़ी डिटेल में आपको सभी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। मैं एक एक करके इनको पढ़ देता हूँ। पहला है प्राथमिक क्रियाएँ किसे कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपने यहाँ पर 3 से 4 लाइनों में कुछ जानकारी देनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं लिखनी है, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल आपने इसमें नहीं लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका तृतीयक क्रियाएँ या टर्शरी एक्टिविटीज़ हम किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पंचम सेवाएं किसे कहते हैं या क्विनरी एक्टिविटीज़ हम किसे कहते हैं। और चतुर्थक सेवाएं किसे कहते हैं। तो सभी प्रकार की सेवाएं हैं लगभग ये, उनमें सभी को आपने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, लेकिन 3 से 4 लाइनों में इनका आंसर देना है। और ये लिखने के बाद आप अपने टीचर से भी इनको डिस्कस कर सकते हैं। एक जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है वो है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आपने आधा पेज या 1 पेज की लगभग जानकारी देनी है थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ। और फिर उसका दूसरा भाग है आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, यानी कि जो 5 हमने वर्गीकरण किए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, उनको एग्जाम्पल के साथ आपने डिटेल में लिखना है। तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप करने के बाद अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच।